सर्दियों का ऐसा मौसम आया जिसमें पल भर में बारिश के साथ साथ ठंड भी लग रही थी। नवरात्रि और दिवाली बीते कुछ ही दिन ही हुए थे कि इस मौसम में बारिश जल्दी देखने को नहीं मिला करता था। लेकिन इस साल कुछ अलग ही लग रहा है। इस साल बारिश भी लेट हुई और नवंबर आ ही चुका है। अभी तक बारिश बंद नहीं हुआ। हवा की सिसकियां और ओले गिर रहे हैं। गांव और शहर के सभी लोगों इस मौसम की वजह से घर से बाहर निकल नहीं पा रहे थे। उन्हीं के बीच में गांव का एक व्यक्ति रामू जो इस ठंड की वजह से जूझ रहा है। गांव के बाहर छोटे से कच्चे घर में रामू अपनी पत्नी साधना और 2 बच्चों के साथ ठिठुर रहा था। चारों ओर कोहरा छाया हुआ है। हवा इतनी तेज थी कि टिन की छत खड़खड़ा उठी थी। घर में जलती लकड़ियां बहुत पहले ही बुझ चुकी थीं। रामू के पास इतने पैसे नहीं थे कि कोयला या लकड़ी खरीद सके। दिन भर मेहनत मजदूरी करके जो कुछ कमाया था उससे बस 2 रोटियां और थोड़ा सा नमक ही घर आया था। बच्चे ठंड से कांपते हुए मां से लिपटे थे। रामू, तुम इस ठंड से बचने का कोई इंतजाम करो, नहीं तो बच्चे कहीं इस ठंड की वजह से बीमार ना हो जाए। मैं क्या करूं साधना। हमें क्या मालूम था इस बार की ठंड ऐसी होगी। अभी ठंड का मौसम शुरू ही तो हुआ है। पहली ही ठंड ने पूरे गांव वालों को सिखा दिया होगा कि समय किसी के लिए नहीं रुक सकता है। हमें पहले से ही समझ जाना चाहिए था कि मौसम कुछ अलग ही रंग में रंगने वाला है। तुम सही कह रही हो साधना। कई दिनों से हल्की हल्की सर्दियां हो रही थीं। हमने इसे हल्के में ले लिया। अब हम ही पर ही भरी पड़ गया। रामू के पास एक नवजात शिशु है जो 6 माह का है। उसे भी इस ठंड ने जकड़ लिया। उसके स्तन पे एक भी कपड़े नहीं थे सिवाय एक चादर के। वो भी उसे ठंड से नहीं बचा पा रही थी। वहीं दूसरी ओर गांव के कुछ अमीर और सरपंच मिलकर आंगन में आग की मशाल जलाकर ताप रहे थे। आग की लपटें इतनी थी कि उन सब का शरीर गर्म से जूझ रहा है। शर्मा जी, देखिए तो इस साल तो ठंड तो बहुत पहले ही हो गया है। यहाँ तक कि पास में खड़े लोग नहीं सही से दिख रहे हैं। हाँ दयानंद, तुम सही बोल रहे हो। इस साल की ठंड तो बहुत पहले ही हो गई। सबसे बुरी हालत तो इन गरीब गांव वालों की होती होगी जो समय रहते वो सब अपने लिए बंदोबस्त नहीं कर सके। दयानंद पांडे थोड़ा अकड़ के साथ तेज आवाज में शर्मा को बोले। अरे छोड़ो उन गरीबों को। उनकी चिंता किसको है? मरे या जिए हमको क्या है। हम तो बस उन सब का हक छीनने के लिए सरपंच की कुर्सी पर बैठे हैं। ऐसे ही नहीं हमने अभी तक इतने जल्दी आलीशान महल बनवाया है। तभी तो हम सोचे, तुम्हें 3 ही साल हुए हैं सरपंच बने, ये सब धन कहाँ से आया? तुम तो इन गांव वालों का हक छीन रहे हो। तुम्हें तो सोचना चाहिए कि वो सब नहीं रहेंगे तो तुम्हारा क्या होगा। इन गरीबों से तो हमारा जीवन चलता है। तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है इन गरीबों से? क्योंकि हम भी इन गरीबों की तरह जीवन व्यतीत किया हूँ। हमें भी मालूम है गरीबी क्या चीज होती है। कई दिनों तक हम भूखे ही सोए हैं। ये दोनों आपस में बहस करते करते सुबह हो गई। सुबह का वातावरण थोड़ा स्थिर था। ठंडी हवाएं कम चल रही थीं। गांव के कुछ लोग हल्की आग जला के द्वार पे ताप रहे थे। शाम होते ही रामू ने तय किया कि वो सरपंच दयानंद पांडे से कुछ मदद की गुहार लगाएगा। रामू ने साधना से कहा। साधना में सरपंच जी के पास जाता हूं। अभी उनके पास लकड़ियों का भंडार है। इस वक्त वो हमारी अर्जी जरूर सुनेंगे। इतना सुनते ही साधना रामू की ओर देखकर थोड़ा सा मुस्कुराई। क्या तुमने कहा सरपंच जी हमारी गुहार सुनेंगे? आज तक वो किस गरीब की गुहार सुनी है? सबका हक खा के वो उन अमीर ज्यादों की तलवे चाटते होंगे। नहीं यकीन है तो आप उस धनीराम जी के हवेली के पास जाओ, वो भी वहीं मिलेंगे। तुम क्या कह रही हो साधना? हमें भी मालूम है सरपंच दयानंद पांडे थोड़े कंजूस हैं। लेकिन इस वक्त हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हम जा रहे हैं उनके पास। तुम बच्चे को देखो। तुम नहीं समझ रहे हो रामू, सरपंच जी आज तक किसी को कुछ नहीं दिए। हम गरीबों के लिए क्या क्या नहीं आया है इस गांव में।
कंबल, सॉल और रजाई और भी बहुत कुछ हमारे लिए। सरपंच दयानंद पांडे ने सब का सब जाकर शहर में बेच आए। इस चीज की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। तुम्हें मालूम है ना, जितनों ने आवाज उठाया है वो सब मारे गए हैं। अब किसी की हिम्मत नहीं होती आवाज उठाने की। मुझे इस वक्त अपने बेटों के लिए जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, आप जाओ रामू। अगर सरपंच जी आपकी बात मान गए तो ठीक है, बच्चों को कुछ राहत मिल जाएगी। मैं तब तक इन्हें किसी तरह ठंड से बचने का कोई ना कोई इंतजाम करती हूँ। रामू ने जो फटा हुआ बंदी पहना हुआ था, वही पहने ही कड़कड़ाती ठंड में बाहर निकल पड़ा। बाहर निकलते ही ठंड बढ़ गई। हवा में इतनी नमी थी कि सांस लेते ही उसके होंठ सुन्न पड़ गए। रास्ते भर गांव के सूने गलियों में सिर्फ हवा की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। सभी के सभी अपने घरों में कंबल रजाई ओढ़े हुए पड़े थे। थोड़ी दूर चलते ही रामू ने देखा, सरपंच दयानंद पांडे का बड़ा घर दूर से ही चमक रहा था। अंगीठियों की गर्म रोशनी दीवारों से टकराकर हवा में मिल रही थी। गांव के कुछ लोग वहां हंसी मजाक कर रहे थे, मानो बाहर की ठंड का उन पर कोई असर ही न हो। रामू धीरे धीरे आगे बढ़ा और कांपती आवाज में बोला, नमस्ते सरपंच जी, जरा 2 मिनट का काम था। कौन है? अरे रामू, इस ठंड में बाहर क्यों घूम रहा है तू? सरपंच जी, घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं। बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। बस थोड़ा सा कोयला या सूखी लकड़ी मिल जाए तो बस रात निकल जाए। थोड़ा मुस्कुराते हुए बाकी लोगों की तरफ देखकर, अरे रामू, अब हर घर को लकड़ी बांटेंगे क्या? देखो, तू मेहनती आदमी है। कल सुबह आ जाना। काम रहेगा खेतों में। मजदूरी के साथ लकड़ी भी मिल जाएगी। लेकिन सरपंच जी, रात कैसे कटेगी? बच्चे छोटे हैं। सरपंच का चेहरा ठंडेपन से कठोर हो गया। देखो रामू, अभी हमारे पास इतना फालतू के काम करने का मन नहीं है। तेरे बच्चे हैं, मेरे नहीं। तू इस गांव का वो गरीब किसान है। तुझे देखकर भी जरा तरस नहीं आता। हमने बोल दिया तुझे, अभी सबका इंतजाम करने का वक्त नहीं है। तू खुद ही समझदार आदमी है। किसी पड़ोसी से कह दे, सुबह सब ठीक हो जाएगा। सरपंच जी, आप नहीं समझ रहे हैं। मेरे बच्चे अभी काफी छोटे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अभी के लिए कुछ तो दे दो। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। तुझे तो घसीट के बाहर की ओर फेंकवाना ही पड़ेगा। तभी सरपंच दयानंद पांडे ने अपने दोनों पहलवानों से कहा। इसे बाहर निकाल के फेंको। सरपंच के नौकरों ने रामू को घसीट के फेंक दिया। रामू ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में उम्मीद थी, पल भर में बुझी गई। फिर उसने सिर झुकाया और धीरे धीरे लौट चला। गांव के रास्ते पर लौटते हुए उसे लगा जैसे ठंडी हवा अब और भी बेरहम हो गई हो। ठंड से ठिठुरता हुआ रामू घर पहुंचते ही दरवाजा खटखटाया। साधना ने दरवाजा खोली। क्या हुआ रामू? सरपंच जी ने लकड़ी दी? रामू ने सिर झुका लिया। आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। नहीं साधना, वो बोले कि तुम मेरे खेत में काम करो, फिर मैं तुमको कुछ लकड़ियां दे दूंगा सुबह के लिए। साधना ने बच्चों की ओर देखा, जो दोनों कांप रहे थे। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, ठीक है रामू, अब जो होगा सुबह होगी तो देखा जाएगा। अभी बच्चों को बीच में लेकर बैठो, मैं कुछ कोशिश करती हूँ। साधना ने घर के बाहर जाकर कुछ सूखी घास इकट्ठा की और उन सबको घर में लाकर और कुछ फटे हुए पुराने कपड़ों और सूखी घास का छोटा सा गट्ठर बनाया और एक टूटे हुए बर्तन में रखकर चूल्हे पे आग जलाने की कोशिश की। धुआं उठते ही बच्चे खांसने लगे, मगर थोड़ी देर में गर्मी घर में फैल गई। माँ, पूरे घर में धुआं फैल उठा है। हमारी आंखों में जलन सी हो रही है। बस राहुल, कुछ ही देर की तो बात है, धुआं गायब सा हो जाएगा। तुम बाबू को आंखों पे ढक दो और अपनी आंखें कुछ समय के लिए बंद कर लो। तुम्हें जलन महसूस नहीं होगी। ठीक है माँ। राहुल ने आंखें बंद कर लीं। रामू ने नवजात शिशु को एक जगह पे सुलाया।
कुछ ही समय में पूरा घर गरम सा हो गया। सबको राहत की सांस मिली। रामू ने बाहर देखा। आसमान में बादल अब भी घने थे, पर दूर कहीं एक हल्की रोशनी थी, शायद सुबह होने का संकेत। रात और गहरी हो चुकी थी। हवा की सिसकियां अब हूक बनकर घर की दीवारों से टकरा रही थीं। कोहरे ने मानो पूरे गांव को एक चादर में ढक लिया था, ऐसी चादर जिसमें न गर्मी थी न उम्मीद। रामू बच्चों को चादर से बार बार ढक रहा था, कहीं उन्हें ठंड न लगे। साधना की गोद में उसका छोटा सा बेटा सोया हुआ था। अभी वो 6 माह का था। साधना की आंखों में थकान थी, पर उसके हाथ अब भी आग को जिंदा रखने की कोशिश कर रही थी। लकड़ियां कब की राख बन चुकी थीं और धुएं में बच्चों की खांसी की आवाज गूंज रही थी। रामू ने साधना की ओर देखा। उसके फटे आंचल से निकलती ठंडी सांसों में भी ममता जल रही थी। अगर सुबह तक ये गर्म धुआं नहीं रहा तो शायद। रामू के गले से आवाज अटक गई। आगे के शब्दों ने जैसे बोलने से इनकार कर दिया। साधना ने हल्के से रामू का हाथ थामा। रामू, भगवान सब देख रहा है, शायद वो हमारी सुन ले। बाहर आसमान में बादल गड़गड़ा उठे और बिजली की एक लकीर अंधेरे को चीर गई। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी, बूंदें नहीं, जैसे सुइयां गिर रही हों धरती पर। रामू ने राहुल को कसकर अपनी ओर किया। उनकी छोटी हथेलियां ठंडी थीं, जैसे बर्फ की सिली हो, पर उनकी सांसें अब भी चल रही थीं। यही उम्मीद थी, यही जीने की वजह। धीरे धीरे रात बीतती गई और सुबह की हल्की किरण खिड़की की टूटी दरार से भीतर आई। गांव के कुछ लोग चौपाल पे बैठकर सूरज की रोशनी का आनंद ले रहे थे। कई दिनों के बाद उन सबको देखने को मिला। सब आपस में बात कर रहे थे कि अरे करण भाई, हम लोगों का ऐसा हुआ है इस ठंड में तो सोचो रामू का क्या हुआ होगा। तुम सही कह रहे हो भाई। उसके पास तो अभी एक नवजात शिशु है। कहीं उसे कुछ हो गया तो रामू तो जीते जी मर ही जाएगा। तभी वहीं से रामू गुजर रहा था, सरपंच जी के घर जाने के लिए। अरे रामू भाई, कहाँ चले इतनी तेजी से, वो भी इतनी सुबह सुबह? कुछ नहीं भाई, बस सरपंच के यहाँ जा रहा हूं। कल उन्होंने मुझे काम के लिए बुलाया था। कहा था कि तुम्हें कुछ लकड़ियां दे दूंगा। ठीक है भाई, लेकिन इतनी ठंड में तुम काम कैसे कर पाओगे? क्या करें शंकर भाई, ये गरीबी ही है जो हमें इस ठंड में भी जिंदा रखती है। यही हमारी मजबूरी है और यही हमें इस ठंड में काम करने की हिम्मत देती है। सही कह रहे हो रामू भाई। अब तो हालात ऐसे हैं कि बिना काम के एक दिन भी गुजारना मुश्किल है। भाई, घर में राशन भी खत्म हो गया है। बच्चे 2 दिन से बस उबला पानी पी रहे हैं। आज अगर काम मिल गया तो थोड़ा आटा चावल ले आऊंगा। भगवान करे काम जल्दी मिल जाए रामू भाई। अब तो ठंड भी हड्डियां तोड़ने लगी है। हाँ करण भाई, चलो अब निकलता हूं। सूरज निकलने से पहले पहुंचना है, नहीं तो सरपंच डांट देंगे। ठीक है भाई, संभल के जाना। रास्ता फिसलन भरा है, कल रात फिर से ओस पड़ी थी। हाँ, ध्यान रखूंगा। ठंडी हवा में धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। गांव की गलियां अब भी अंधेरे में डूबी थीं, बस कहीं कहीं धुएं की पतली लकीरें आसमान की तरफ उठती दिख रही थीं। रामू गांव की संकरी गलियों से होकर आगे बढ़ने लगा। मिट्टी में ओस जमी थी, जिससे रास्ता फिसलन भरा हो गया था। उसके फटे चप्पल से पानी रिसकर पैरों तक पहुंच रहा था, पर वो रुका नहीं। थोड़ी दूर चलने पर उसे सरपंच दयानंद पांडे का बड़ा घर दूर से ही चमकता नजर आया। ऊंची दीवारों के अंदर से आग की रोशनी झिलमिला रही थी। रामू धीरे धीरे खुद से बड़बड़ाते हुए, देखो जरा, इन लोगों के यहां तो जैसे ठंड नाम की चीज ही नहीं है। वो दरवाजे तक पहुंचा, झिझकते हुए अंदर झांका। आंगन में कुछ आदमी अंगीठी के पास बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। सरपंच आराम से कुर्सी पर बैठे आग के मजे ले रहे थे।
रामू ने कांपते हाथों से सलाम किया। नमस्ते सरपंच जी, आपने बुलाया था काम के लिए? सरपंच ने ऊपर देखा, फिर तिरछी नजर से मुस्कुराए। हाँ रे रामू, बुलाया था। तू आया भी बड़ा जल्दी। चल, पहले हाथ मुंह धो ले, फिर बात करते हैं। रामू ने सिर हिलाया और झिझकते हुए पानी की बाल्टी के पास गया। ठंडे पानी की पहली छींटे से ही उसके हाथ सुन्न पड़ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद सरपंच ने आवाज लगाई। अरे रामू, सुन, तेरे लिए कुछ खास काम है आज, पर थोड़ा अलग तरह का काम है। रामू ने चौंक कर पूछा। कैसा काम सरपंच जी? तुम इतना मत सोचो रामू, तुमको सिर्फ मेरा एक छोटा सा काम करना है, वो भी नदी किनारे जो खेत है हमारा। मालिक, उधर उधर तो इतनी ठंड होगी कि मैं उससे सहन नहीं कर सकता। तुम्हें वही काम करना है इस वक्त, नहीं तो तुम जा सकते हो। सरपंच दयानंद पांडे रामू की इस हालात पर जरा सा भी तरस नहीं खा रहा था, क्योंकि उससे भी मालूम है रामू को इस वक्त लकड़ियां और राशन की सख्त जरूरत है। रामू भी बिना सोचे समझे हाँ बोल देता है। ठीक है सरपंच जी। रामू चुपचाप खेतों की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में हर जगह उसे ओस के अलावा कुछ और नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ ही समय में रामू नदी किनारे खेत की ओर पहुंच गया। अपना काम करने लग गया, एक तरीके से खोदने लगा। ठंड इतनी लग रही थी कि रामू को काम करने में दिक्कत हो रही थी। काफी देर तक खेतों में था, लेकिन रामू से एक कोना भी नहीं हुआ। वो हार मानकर सरपंच के पास जाने लगा। कुछ समय में पहुंच सारी बात बताई। सरपंच जी, हमसे वो काम नहीं होगा, कुछ और हो तो बताओ हमें। इतना सुनते ही सरपंच दयानंद पांडे रामू पर भड़क गए। तुमसे एक काम नहीं हो सकता तो, और तुम्हें लगता है और भी कोई काम देंगे। तुम अभी के अभी यहां से चले जाओ। मालिक, हमें कुछ लकड़ियां ही दे दो, हमें इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। मेरे पास एक 6 माह का बालक है, उससे इन लकड़ियों की सख्त जरूरत है। चले जा यहां से, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, एक भी लकड़ियां नहीं। सरपंच रामू की बात नहीं मानते। रामू निराश होकर घर की ओर चल पड़ा। रामू घर पहुंचकर साधना को बताया सारी बात। साधना, सरपंच ने हमें लकड़ियां नहीं दी, उन्होंने हमें ऐसा काम दिया कि हम उनमें असफल हो गए। जाने दो रामू, जो हमारे किस्मत में होगा वो होकर ही रहेगा। रामू और साधना दोनों कुछ घास और लकड़ी की कंडी के सहारे उन्होंने पूरी रात गुजारी। साधना के गोद में उसका छोटा बेटा पड़ा हुआ था। उधर सरपंच दयानंद पांडे को थोड़ा सा दुख हुआ कि मैंने आज कुछ तो गलत किया हो। 20 साल पहले ही सरपंच दयानंद पांडे का 1 वर्ष का बेटा इसी मौसम में मृत्यु हुई थी। मैं कल जाकर उससे माफी भी मांग लूंगा और कुछ लकड़ियां भी दे दूंगा, ताकि उसकी मदद हो सके। सुबह हो चुकी थी, लेकिन उस रोशनी में कुछ स्थिर था, कुछ थमा हुआ। समय ऐसा थम गया था कि साधना को कुछ एहसास नहीं हो रहा था। छोटा बेटा एक ही जगह पे क्यों पड़ा हुआ है? रात से एक ही जगह से सबसे छोटा बेटा अब नहीं हिल रहा था। तभी साधना की चीख ने सुबह की खामोशी को चीर दिया। रामू, देखो ना, छोटू क्यों उठ नहीं रहा है? क्या हुआ साधना, तुम ऐसा क्यों चिल्लाई हो? छोटू को क्या हुआ है, तुम देखो ना। रामू ने जैसे ही बेटे को छुआ, उसके हाथ कांप उठे। उसकी आंखों से बहते आंसू बर्फ बनकर गालों से टकरा रहे थे। साधना भी रामू की ओर देखी। उसको भी एहसास हो गया, अब नहीं रहा छोटू। रामू ने आसमान की ओर देखा। हे भगवान, अगर यही इंसाफ है तो हमें अब और सांसें क्यों दी? गांव के कुछ लोग आए रामू के घर। ये सब नजारा देखकर उनके भी आंखों में आंसू आ गए। देखते देखते पूरे गांव में खबर फैलते देर न लगी। सुबह जब सरपंच दयानंद पांडे लकड़ी लेकर पहुंचे, तो रामू के घर से उठते धुएं में सिर्फ राख थी।
आग की नहीं, किसी बाप की उम्मीदों की। देख लो सरपंच दयानंद पांडे, तुम्हारी वजह से जो आज हमारे घर में मातम सा छा गया, वो देखो तुम्हारी गलती की सजा। सरपंच दयानंद पांडे छोटू की ओर देखा, उसे देखते रह गया। छोटू एकदम मूर्छित सा हो गया। मुझे माफ कर दो रामू, हमें नहीं मालूम था कि तुम्हारे घर की हालत सच में इतना खराब है। इतना कहकर दयानंद पांडे सिर झुका दिए। साधना चुप थी, उसकी आंखें सूनी। रामू जमीन पर बैठा था, बच्चे की ठंडी देह को सीने से लगाकर, जैसे आखिरी बार गर्मी देने की कोशिश कर रहा हो।